हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, प्राइम व्यस्त होंगे। तो फाइनली आज का वीडियो आप लोग के लिए नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 11 के लिए हिस्ट्री का होने वाला है, जो कि फर्स्ट चैप्टर आप लोग जानते होंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, जिसको इंग्लिश में द राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये चैप्टर का आज हम लोग करने वाले हैं और ये एक ही वीडियो में हम लोग जितने भी MCQ क्वेश्चन होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, वो सारा कवर किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम भी कम है। तो जल्दी जल्दी अब करवाना जरूरी है और मैं इसमें लगभग 42 या 45 क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे तो बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है ये जो चैप्टर है, लेकिन मैंने जो उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जो आप लोग आने के चांसेस है, क्योंकि आप लोगों के पास समय भी कम है, तो फिर ज़्यादा वीडियो बना भी नहीं पाऊंगा, इसलिए एक ही वीडियो पे आप लोगों का सारा क्वेश्चन जो है कवर करवाया जाएगा। चलिए ज़्यादा देर न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तभी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा। और आप लोग पता ही होगा, मैं आप लोगों का डेली लाइव क्लास भी लेता हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे, तभी आप लोग नोटिफिकेशन आएगा। लाइव क्लास आप लोगों का 5 PM को डेली होता है, ठीक है, शाम में 5 बजे। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम लोग सारा क्वेश्चन को धुआं करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये देख सकते हैं और इसका PDF मैं आप लोग को दे दूंगा। बहुत कोई PDF का डिमांड कर रहे थे, तो इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग सर्च कीजिएगा कृष्णा महतो मैजिक ट्रिक ऑफिशियल, उस पर जुड़ जाए, उसमें आप लोग को इसका PDF दे दूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? हु वाज कॉल्ड द पेशेंट ऑफ यूरोप। आप लोग इंग्लिश में भी चाह रहे थे, तो इंग्लिश में भी आप लोग के लिए ले आया हूँ, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता है? वो तुर्की को कहा जाता है। तुर्की जो है यूरोप का मरीज उसको कहा जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कहा जा रहा है? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? जब जर्मनी और इटली का एकीकरण हो रहा था, मतलब समझ रहे हैं, मतलब जर्मनी में लगभग 39 राज्य या इस तरह से था ना, बटा हुआ, जो कि सबको एकत्रित किया जा रहा था, सबको मिलाया जा रहा था, जर्मनी का एकीकरण हो जा रहा था। उसी प्रकार इटली में भी लगभग 9 थे जिनको कि एकत्रित किया जा रहा था और इसका एकीकरण हो रहा था। उस टाइम जो है इन दोनों के एकीकरण के विरोध में कौन था, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया। और इसका राजधानी भी आप लोग से पूछा जा सकता है, तो ऑस्ट्रिया का राजधानी आप लोग को याद रखना वियना। वियना जो है ऑस्ट्रिया का राजधानी होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहा जा रहा है? देखिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? देखिए, जो यूरोप वासी है उनके लिए कौन से देश का साहित्य, जो शायद नोबेल वगैरह हो गया, एंड विज्ञान मतलब साइंस, जो कि है उन लोग के लिए प्रेरणादायक रहा। तो इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 यूनान, जिसको ग्रीस बोला जाता है इंग्लिश में। तो ग्रीस इसका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कहा जा रहा है? देखिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, जो इटली और जर्मनी है वो अभी जो है किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। इटली एंड जर्मनी करेंटली कम अंडर विच कॉन्टिनेंट, बताइए। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरोप। यूरोप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहा जा रहा है? देखिए, इसमें कहा जा रहा है यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? देखिए, ये यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनान, जिसको ग्रीस बोला जाता है। ग्रीस को ही जो यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोग को जो है याद रखना। देखिए, हिस्ट्री में तो मेनली आप लोग को याद ही रखना होता है, इसमें क्या ही एक्सप्लेन करूँ। जो यदि चैप्टर वगैरह पढ़ाता, यदि थ्योरी पार्ट करवाता, तो उसमें एक्सप्लेन करता कि हाँ इस तरह से युद्ध हुआ, किस तरह से राष्ट्रवाद की भावना जगी, तो इसमें एक्सप्लेन करता। लेकिन ये सब कुछ जो क्वेश्चन MCQ है, ये सारा कुछ आप लोग को जो है याद ही रखने वाला है, लेकिन जहां भी एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने दिया? हु ओबेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो इसका आंसर जो होगा आप लोग का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बिस्मार्क। तो याद रखना, बिस्मार्क ने ही रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है? मेटरनिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेटरनिक के बारे में। मेटरनिक कौन था बताइए? हु वाज मेटरनिक? तो मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कहा जा रहा है? सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सेट, इसको सीडान भी बोला जाता है, सेडान भी बोला जाता है। सेडान रहे या सीडान रहे, दोनों एक ही मानना है, ठीक है। सेडान हो गया और एक सेडोवा का युद्ध और सेडान के युद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है, ठीक है। तो जो सेडान के युद्ध है, ये तो पहले जानना होगा कि सेडान के युद्ध कब हुआ था। ये हमारा 1870 में, मतलब कि 1870 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? ये हमारा ये पर्सा और फ्रांस के बीच। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
यहाँ पर पूछा जा रहा था किसके बीच हुआ था, तो ये परसा और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें परसा जो है फ्रांस को हरा दिया था। परसा विनर हो गया था, ठीक है, जीत गया था परसा इस युद्ध में, जो कि 1870 में हुआ था। और इसी से मिलता जुलता एक युद्ध होता है सेडोवा। ये युद्ध आप लोग का किसके बीच हुआ था, ये भी आप लोग का परसा ही जीता था। इस युद्ध में भी परसा ही जीता था। अभी आएगा किसके बीच हुआ था वो अभी बताऊंगा। और ये युद्ध आप लोग का 1866 1866 में हुआ था, ठीक है। अभी आएगा सेडोवा के बारे में भी, तो उसमें आप लोग और बताया जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कहा जा रहा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद ही जो है जर्मनी के एकीकरण हुआ था। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी ये पूछा जा रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 1871, और जर्मनी का एकीकरण भी इसी टाइम हुआ था, ठीक है। तो इस संधि के बाद ही जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने कहा था जब फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, समझ रहे, ये एक तरह का लोकोक्ति हो गया। तो ये चीज़ किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मेटरनिक ने ही जो ये कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या कहा जा रहा है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। जो बिस्मार्क है वो किसके विचारधारा से प्रभावित था, कौन से ऐसे विद्वान थे जिनके विचारधारा से जो है बिस्मार्क प्रभावित हुआ था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हीगेल आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। यूनान की स्वतंत्रता कब हुई थी, यूनान की स्वतंत्रता, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोग का। जो यूनान को ग्रीस बोला जाता है, तो इसकी स्वतंत्रता कब हुई थी ये हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो इसका आंसर ए करेक्ट आंसर होगा 1832 में, ठीक है। 1832 में जो है इसको स्वतंत्रता मिली थी। किस तरह स्वतंत्रता मिली थी वीडियो के लास्ट में आप लोगों को पता चलेगा, कौन सा संधि हुआ तो वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या कहा जा रहा है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था, मतलब क्या कारण था जो कि फ्रांस की क्रांति हुई। तो उसके पीछे देखिए क्या कारण था बताइए। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, प्रजातंत्र शासन, ये तो था ही प्रजातंत्र, गिरफ्तारी पत्र, निरंकुश शासन, मनसबदारी प्रथा, ये सारा कुछ था। लेकिन जो मेन कारण था, जो मेन रीज़न था, वह है निरंकुश शासन। क्योंकि वहाँ के राजा पर किसी का कोई अंकुश नहीं था, कोई किसी तरह कोई कानून नहीं बनाया गया था उनका अंकुश लगाने के लिए। वो जैसा मन करता था वैसा ही अपना जो है चलाता था राज्य। तो वो निरंकुश शासन था। तो निरंकुश शासन मतलब कि उस पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं था, ठीक है, ऑटोक्रेटिक रूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। ये भी मेजिनी वाला भी आप लोग याद रखना होगा, जिससे मेजिनी जिसको कहा जाता है, तो वो किस संगठन से था ये हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, कार्बोनरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या कहा जा रहा है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। देखिए वियना कांग्रेस आप लोग पता होगा कब किया गया था। वियना कांग्रेस 1800 लगभग 15 में किया गया था, जब हम ये नेपोलियन बोनापार्ट को जब हराया गया था वाटरलू की लड़ाई में, उसी के टाइम जो है वियना की संधि हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो 15 का आप लोग का आंसर होगा बुर्बो वंश, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा बुर्बो वंश। इस टाइम ही जो है बुर्बो वंश के द्वारा फिर से जो है रूढ़िवादी धारणा जो है ये लोग प्रचार प्रसार करने लगा था रूढ़िवादी का, और जो उदारवादी धारणा के लोग थे उनको दबाया जा रहा था, ठीक है, इस टाइम। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा जा रहा है किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। देखिए इटली की जो समस्या थे उसको पूरे यूरोप की समस्या बता दिया गया था। किसने अपनी कूटनीतिक के बल पर, बताइए कौन ऐसा था जिसने अपने कूटनीतिक बल पर इटली का जो समस्या था वो पूरे यूरोप की समस्या बता दिया गया। आप लोग इंग्लिश में भी यहाँ पर पढ़ सकते हो, हु ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज डिप्लोमेसी ब्रॉट द प्रॉब्लम ऑफ इटली टू द होल यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन में है काउंट काबूर, गैरिबाल्डी, मेजिनी या विक्टर इमैनुअल। तो इसका आंसर जो होगा 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा काउंट काबूर, ठीक है, जो कि एक कूटनीतिज्ञ थे और उन्होंने अपने कूटनीति के बल पर ही जो इटली की समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बता दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। वेयर वाज विलियम फर्स्ट द रूलर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, इटली, परसा, ऑस्ट्रिया या यूनान, बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा 17 का वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा परसा का ही जो है वो शासक था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था ना, परसा का, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग यूरोप एंड यंग इटली की स्थापना किसने की थी? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जब उन लोग बुर्बो वंश वगैरह फिर से अपना राजगद्दी पर आ गया तो तब उन लोग क्या किया, रूढ़िवादी धारणा वाले लोग को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया, रूढ़िवादी को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा था। लेकिन उस टाइम जो ज्यूसेपी मैत्सनी आया था, उन्होंने वो क्या था, उदारवादी धारणा के थे। तो उन्होंने क्या किया, मतलब कि मैंने बताया उन लोगों को दबाया गया था उदारवादी लोगों को, तो उन्होंने छुपा रुस्तम मतलब कि ये सीक्रेट आप लोग का सीक्रेट के तौर पर आप लोग का जो है यंग यूरोप एंड यंग इटली की स्थापना की थी, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। तो ज्यूसेपी मैजिनी ने ही किया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? तो देखिए 19 में क्या कहा जा रहा है, जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? ऑप्शन 1 है पर्सान है, ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया, सार्डिनिया या नेपल्स। तो इसका आंसर जो होगा 19 का, वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पर्सान है। ठीक है, तो पर्सा करेक्ट आंसर होगा। विच स्टेट फाउंडेड जालवेरिन? तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हंगरी की भाषा क्या थी? बताइए, हंगरी में कौन सा भाषा जो बोला जाता है? जैसे फ्रांस में फ्रेंच बोला जाता था, तो उसी टाइम हंगरी में कौन सा भाषा बोला जाता था? व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ हंगरी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा मैग्यार। ठीक है, तो मैग्यार याद रखना आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कहा जा रहा है हंगरी की राजधानी क्या थी? अभी तो भाषा के बारे में बात किए तो मैग्यार बोला जा रहा है, लेकिन उसकी राजधानी क्या थी ये हमसे जो है पूछा जा रहा है 21 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, बुडापेस्ट। बुडापेस्ट जो है हंगरी की राजधानी थी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना बुडापेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? जो नेपोलियन है वो जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो 22 का आप लोग का आंसर होगा ऑप्शन सी, राइन संघ। ठीक है, तो राइन गणराज्य भी बोला जाता है ना, नेपोलियन का जब राज्य चलता था तो राइन गणराज्य का भी राज्य बोला जाता है उसको। ठीक है, उस टाइम का। तो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश वाले आप लोग जो है इंग्लिश में भी देख सकते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ ना, हु फॉर्म द लाल कुर्ती। तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, ये हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में। तो 23 का आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी जो है लाल कुर्ती का गठन किया। तो ये सारा कुछ आप लोग को याद रखना है। ठीक है, इस डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो बताइए, मैंने कुछ देर पहले बताया था जर्मनी के एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ था? बताइए किस युद्ध के बाद हुआ था जर्मनी का एकीकरण? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सीडान का युद्ध। सीडान के युद्ध के बाद ही जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और सीडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में हुआ था ना, 1870 में हुआ था, 1870 में। एंड 1871 में क्या हुआ था? इटली का एकीकरण हुआ था। ठीक है, नहीं, जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इटली का भी एकीकरण उसी टाइम हुआ था। इटली का भी एकीकरण उसी टाइम हुआ था जिस टाइम जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो 1871 में जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और सीडान के युद्ध 1870 में हुआ था। सीडान के युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। उसी टाइम जो है फ्रैंकफर्ट संधि हुई थी, जो कि मैंने कुछ देर पहले बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, काबुल कौन था? हु वाज काबुल? इसमें इंग्लिश में नहीं लिखे हैं, काबुल कौन था? हु वाज काबुल? तो मैंने कुछ देर पहले अभी नहीं, काबुल के बारे में नहीं बताए थे। तो काबुल कौन था? तो इसका आंसर होगा इटली का प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जो उस टाइम राजा थे इमेन्यूल करके, इमेन्यूल उन्हीं के द्वारा जो है इसको इटली का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो 25 का ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या कहा जा रहा है, जर्मनी के एकीकरण कब पूरा हुआ? देखिए जर्मनी के एकीकरण कब पूरा हुआ, तो मैंने कुछ देर पहले बताया था 1871 में। तो 1871 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन वाज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीटेड? तो इन 1871। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा जा रहा है, देखिए सेडावा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, जो सेडावा का युद्ध है वो किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई थी। ऑस्ट्रेलिया और किसके बीच हुई थी? सेडावा के युद्ध जो ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के बीच हुई थी, जिसमें पर्सा जो है जीत गया था एंड ऑस्ट्रेलिया हार गया था। उसी तरह से मिलता जुलता आप लोग का एक सेडान के युद्ध है। सेडान में भी पर्सा जीता था, और जो है सेडान किसके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच। इसमें फ्रांस हार गया था और पर्सा जीत गया था। आप लोग का जो सेडावा का युद्ध है ये 1866 में हुआ था, ये आप लोग को याद रखना, 1866 में। और जो सेडान का युद्ध है ये हमारा 1870 में हुआ था, 1870 में। ठीक है, इसमें भी पर्सा जीता था और इस युद्ध में भी पर्सा जीता था। इसमें ऑस्ट्रेलिया हारा था, इसमें फ्रांस हारा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या कहा जा रहा है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? बताइए। जो जुलाई 1830 में एक क्रांति हुआ था फ्रांस में, आप लोग पता होगा, तो उस टाइम जो है किस प्रकार का शासन स्थापित
हो गया था, तो उसमें संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। संवैधानिक राजतंत्र बोलने का मतलब ये कि उस टाइम भी राजतंत्र था लेकिन वो संवैधानिक कर दिया गया था, मतलब कि संविधान का नियम पालन करना पड़ता राजतंत्र को, ठीक है, मतलब राजा को, वहाँ का राजा को संविधान का पालन करना पड़ता, उसी के अनुरूप अपना राज्य जो है चला सकता था वो। बाकी पहले क्या था, निरंकुश शासन था जिसमें किसी तरह कोई कानून वगैरह नहीं था और उस पर कोई अंकुश नहीं था, लेकिन अब अंकुश लगाने के लिए संविधान को पालन करना पड़ता है यहाँ के राजा को, तो संवैधानिक राजतंत्र बना दिया गया था 1830 जुलाई के क्रांति के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ये भी आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मारियन और जर्मेनिया वाला पढ़े होंगे आप लोग को, लास्ट में मैंने ये एनसीईआरटी का लाइन भी दिया हुआ तो वो भी डिस्कस करूंगा। तो मारियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था, ये हमसे पूछा जा रहा। तो 29 का आप लोग का जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा फ्रांस का, फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक था हमारा मारियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बिस्मार्क क्या था, कवि था, नाटककार, संगीतज्ञ या कूटनीतिज्ञ। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कूटनीतिज्ञ, ठीक है। तो बिस्मार्क जो है वो कूटनीतिज्ञ था, हु आज बिस्मार्क, तो यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमेटिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या कहता है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। जो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वेयर डिड द चार्टिस्ट मूवमेंट टेक प्लेस। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर जो होगा 31 का वो आप लोग का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कहा जा रहा है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, फ्रॉम विच इवेंट इज द बर्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म कंसिडर्ड। देखिए ये जो राष्ट्रवाद की धारणा है ये तो पहले फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसी क्रांति के बाद जो राष्ट्रवाद की धारणा जागी थी, लेकिन उसके बाद भी जो है पुनर्जागरण हुआ था। पुनर्जागरण के द्वारा किस घटना से पुनर्जागरण एक घटना हुई थी, उसके बाद से जो है लोगों में राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है वो जग गई थी, ठीक है। तो इसको पुनर्जागरण से जो होगा, लेकिन फ्रांस की क्रांति से भी बहुत लोगों के मन में जो है राष्ट्रवाद की भावना जगी थी, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर पुनर्जागरण होगा। पुनर्जागरण घटना के बाद से जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ था, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या कहा जा रहा है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ये तो मैंने 2-3 बार बोल दिया कि जर्मनी का एकीकरण कौन सा संधि के बाद हुआ था, फ्रैंकफर्ट संधि। फ्रैंकफर्ट संधि जो कि 1871 में हुआ था, उसके बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और 1870 में कौन सा युद्ध हुआ था आप लोग पता है, सेडान के युद्ध हुआ था, उसके बाद ही जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 34। वियना सम्मेलन कब हुआ था, व्हेन डिड द वियना कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस। तो इसका आंसर होगा 34 का वो आप लोग का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 1815, ठीक है। 1815 में जो वियना सम्मेलन हुआ था, क्यों हुआ था पता है ना, इस टाइम आप लोग का जो है वाटरलू की लड़ाई हुआ था, जिसमें जो है ये नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था, पराजय हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट का। उसके बाद जो राज्य मिलकर, मतलब जो देश मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था, उनके बीच जो है एक सम्मेलन हुआ था, वियना संधि बोलिए, वियना सम्मेलन बोलिए, जिसका प्रमुख कौन था, मैटरनिक ही था। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए थे, प्रेब करके, जो प्रेब है ये मैं ट्रिक बनाया हूँ, प्रेब, ये याद रखना है कि इन्होंने मिलकर जो है वाटरलू की लड़ाई में जो है नेपोलियन को हराया था। तो पी से हो गया प्रसा, आर से हो गया रसिया मतलब रूस, ए से हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया और बी से हमारा हो गया ब्रिटेन, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या कहा जा रहा है, 1829 ईस्वी की एड्रियनोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। तो इसका आंसर होगा 35 का वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा रूस एंड तुर्की, ठीक है, रसिया एंड तुर्की के बीच। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 36। क्या कहा जा रहा है, जर्मनी राइन, अभी बताए थे कुछ देर पर, उस टाइम राइन बोला जा रहा था जब नेपोलियन बोनापार्ट राज्य कर रहा था। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो 36 का आप लोग का आंसर बी करेक्ट आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। मैंने कुछ देर पहले बताया ना, उस टाइम राइन राज्य, राइन संघ की स्थापना हुई थी नेपोलियन बोनापार्ट जब राज्य कर रहा था। तो जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था बताइए। जो गैरीबाल्डी था उसका प्रोफेशन क्या था, तो ये एक नाविक था, मतलब कि नाव चलाने वाला, तो सेलर जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या कहा जा रहा है, काउंट काबूल, जानते हैं काउंट काबूल का बारे में। तो विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो मैंने कुछ देर पहले बताया था, जो उस टाइम विक्टर इमेनुअल राजा हुआ था, उस टाइम जो काउंट काबूल को प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इसको नियुक्त किया था। तो कहाँ प्रधानमंत्री, यहाँ ऑप्शन सी में है प्राइम मिनिस्टर, तो ऑप्शन सी जो है 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए मैटरनिक का पतन कब हुआ था। मैटरनिक पतन कब हुआ था ये हमसे पूछा जा रहा है, व्हेन डिड मैटरनिक फॉल।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 1848 में। 1815 से 1848 के बीच इसका राज्य चला था, समझ लीजिए मैटरनी उस टाइम तक था। 1815 में किसको हराया था? नेपोलियन बोनापार्ट को। उसके बाद 1848 तक चला और इसका फिर 1848 में पतन हुआ 1848। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें कहा जाए जालवेरिन एक संस्था थी, किस चीज़ का संस्था थी ये हमसे पूछा जा रहा है, किसका संस्था थी, ठीक है, किसका संस्था थी जालवेरिन, ये हमसे पूछा जा रहा है। जालवेरिन वाज एन इंस्टीट्यूशन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो 40 का होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, व्यापारियों की संस्था थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं, मर्चेंट्स जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, सेडान के युद्ध कब हुआ था? मैंने कुछ देर पहले बताया सेडान के युद्ध जो है किसके बीच हुआ था, ये हुआ था आप लोग का पर्सा और फ्रांस के बीच, जिसमें पर्सा जीत गया था और फ्रांस पराजय हुआ था उसका, फ्रांस का पराजित करके पर्सा जीत गया था। तो ये कौन से साल में हुआ था बताइए? तो ये होगा 1870 में। तो 1870 ये भी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडावा के युद्ध कब हुआ था? सेडावा के युद्ध के बारे में भी बताया था। ये युद्ध आप लोग का ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था, जिसमें पर्सा जीता था, ऑस्ट्रिया पराजित हुआ था। तो इसका युद्ध जो है आप लोग का 42 का आंसर होगा ऑप्शन बी 1866 में। तो ये सारा कुछ आप लोग को याद रखना है। एंड इतना ही था 18 ये हमारा 42 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि समय की कमी रहने के कारण मैं कम क्वेश्चन ले आया हूँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन लाया आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। और कुछ मैं एनसीईआरटी का लाइन को उठाया हूँ, ठीक है, जो कि मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है। ये सारा कुछ शेयर करना आप लोग के ज़रूरी है, सारा कुछ आप लोग याद होना चाहिए। 1797 यहाँ इंग्लिश में भी लिख दिए, ठीक है, इंग्लिश वाला भी मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया हूँ। 1797 में जो है नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था और नेपोलियन युद्धों की शुरुआत हुई थी, पता होगा। और 1814 और 1815 के बीच जो है नेपोलियन का पतन हुआ था। 1815 में जो है नेपोलियन का पतन हुआ था, उस टाइम वियना शांति संधि फिर हुई थी, और जिसमें कौन कौन से देश नेपोलियन को हराया था, प्रेव करके मैंने याद रखाया था आप लोग को, प्रेव करके, ठीक है, प्रेव करके, पर्सा, रसिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। और 1821 में जो यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ था, ठीक है, यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ था। और इसमें जो इसको स्वतंत्रता कब मिली थी यूनानी को, ये यूनान स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? 1832 में। कौन सा संधि हुआ था ये मैंने बताया था कुछ देर पहले कि आप लोगों को ये संधि याद रखना। कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद जो है 1832 में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता इसको प्राप्त हुआ था, ठीक है, तो ये भी याद रखना आप लोग को। एंड आगे चलते हैं हम लोग। 1838 जो है 1848 जो है 1848 फ्रांस में क्रांति हुई थी। आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, मतलब इस टाइम बहुत ज़्यादा भूखमरी हो गई थी, औद्योगिक मजदूरी और किसानों की बगावत, मध्य वर्ग के संविधान और प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राज्यों की मांग करते। तो ये सारा कुछ आप लोग पता होना चाहिए। 1859 से 1870 इटली का एकीकरण हुआ था। लगभग 1871 में ही इटली का एकीकरण हुआ था, पूरी तरह संपन्न हुआ था, समझ सकते हैं। और जो जर्मनी का एकीकरण भी 1871 में ही पूरा हुआ था, ठीक है। तो ये भी याद रखना आप लोग का, इटली का एकीकरण एंड जर्मनी का एकीकरण। 1 मिनट आप लोग 1 मिनट वेट कीजिएगा। चलिए, तो ये चीज़ मैंने बता दिया। एंड 1905 में, ठीक है, हैब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है 1905 के लगभग, ठीक है, मतलब ये 20वीं शताब्दी पहुंची है। अब चलिए कुछ और लाइन लिखे हैं, ये मैंने उठाया एनसीईआरटी का, जो देख सकते हैं 1815 में ब्रिटेन, ये तो मैंने अभी बताया 1815 में क्या हुआ था, ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया। इसका याद रखने का ट्रिक मैंने बताया था, प्रेव करके मैंने ट्रिक बताया आप लोग का। प्रेव, पी से क्या हो गया, पी से हमारा पर्सा हो गया, देख सकते हैं। आर से हमारा रूस हो गया, देख सकते हैं। ए से हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, देख सकते हैं। और बी से ब्रिटेन हो गया। यही चीज़ मैंने आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद करवाया। 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, ठीक है, मैंने बताया ना नेपोलियन को इन्हीं के द्वारा हराया गया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। और इसका सम्मेलन जो है वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जिसकी मेजबानी जो है ऑस्ट्रिया के चांसलर, ठीक है। ये देखिए एक लाइन आप लोग को पूछा जा सकता है। मैंने पूछा था ड्यूक मेटरनिक क्या था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और ये कहाँ का था, तो ये देख सकते हैं इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया का था, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि, ये भी पूछा जा सकता है, वियना संधि कब हुआ था, 1815 में तैयार की, जिसका उद्देश्य, देखिए इसका उद्देश्य क्या था, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग बनाया जा सकता है। सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश,
को सत्ता में बहाल किया गया। पूर्ववंश क्या था, एक तरह का निरंकुश शासन ही करता था वो, और फ्रांस तो उसको हटाया गया। एंड फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन का अधीन किया था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने काफ़ी सारा जगहों पर कब्जा किया था, तो उन सारे जगहों को जो है इन्होंने खो दिया। और फ्रांस की सीमाओं पर, जो फ्रांस है देश, इसके इर्द गिर्द जो है छोटे छोटे आप लोग का राज्य बना दिए गए, सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए, ताकि जो भविष्य में है वो फ्रांस विस्तार ना कर सके। ठीक है, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट लाइन था। और ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिसमें ज्यूसेप्पे मैत्सिनी का बारे में डिस्कशन है। तो ये इटली का क्रांतिकारी था ज्यूसेप्पे मैत्सिनी, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। उनका जन्म जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है तो ये सवाल आप लोग का पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोच सकते हैं। जो उनका जन्म के बारे में बोला जा रहा है, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी, जिसका जन्म हुआ था 1807 में, और ये कहाँ पे हुआ था, जेनेवा में हुआ था। ये भी अब पता होना चाहिए, 1807 में जेनेवा में हुआ था। और वो कार्बोनेरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। कुछ देर पहले भी इस तरह से मैंने क्वेश्चन करवाया था, कार्बोनेरी के गुप्त संगठन का सदस्य बना था मेजेने। और 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। और ये देखिए उदारवादी ये था, तो ये चुपके से कर रहा था, सीक्रेट मिशन चला रहा था। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठन देखे। भूमिगत संगठन मतलब क्या, ये एक तरह का सीक्रेट हो गया। ठीक है, स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली, तो ये सारा कुछ भी मैंने बताया था। और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, ये भी पता होना चाहिए कहाँ पर यंग इटली, मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप, ये पता होना चाहिए। जिसके सदस्य कौन कौन थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य का प्राकृतिक इकाई थी। अतः इटली के छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। वो यह एकीकरण ही इटली को मुक्ति का आधार हो सकता है। ठीक है, उसका मानना था कि इटली को एकीकृत किया जाना चाहिए, तभी जो है हमारा मुक्ति का ये आधार हो सकता है। इस मॉडल की देखा देखी जर्मन, देखे इसका जो मॉडल दिया गया उसका देखा देखी में जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी गुप्त संगठन कायम किए गए। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध किया गया, और जो है उन्होंने प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैत्सिनी रूढ़िवादियों को हरा दिया। ठीक है, उस टाइम जो रूढ़िवादी अपना देश मतलब अपना राज्य कायम कर रहे थे, और ये जो ज्यूसेप्पे मैत्सिनी थे ये हमारे उदारवादी के थे, उदारवादी स्वभाव के थे, तो उन्होंने रूढ़िवादी को फिर हरा दिया। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो ये भी आप लोग पता होना चाहिए। एंड ये तो मैंने बता दिया। और एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि मारियान वाला है, वो भी आप लोग पता होना चाहिए। जैसे 19वीं सदी में जो है फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया। ठीक है, जो मारियान है, जैसे बहुत सारे रूपक के रूप में दिखाया गया रहता ना कि देश का पहचान वगैरह है, तो स्वतंत्रता और पहचान का जो हम लोग दिखाते थे किसी का रूप देकर, तो वो आप लोग का जैसे फ्रांस में ईसाई नाम मारियान दिया गया था, जिसने जनराष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। ठीक है, जनराष्ट्र के विचार को रेखांकित किया था। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। मारियान मतलब क्या था, वो स्वतंत्रता और गणतंत्र के आप लोग प्रतीक थे। लाल टोपी जिसमें था तिरंगा और कालगी। ठीक है, तो मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रही और लोग उससे तादात्म्य स्थापित कर सके। मारियान की छवि सिक्का और डाक टिकटों पर अंकित की गई। देखिए, सिक्का और डाक टिकटों पर भी किसका अंकित किया गया, मारियान का ही अंकित किया गया। इसी तरह जर्मनी या जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। ये भी आप लोग पता होना चाहिए। जो मारियान था वो फ्रांस का था प्रतीक, और जो है ये जर्मेनिया वो जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गया था। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है। देखिए क्या चीज़ यहाँ पर, बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती हैं, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। तो यही था, इस वीडियो पर सारा कुछ मैंने कवर करवाने की कोशिश किया। एंड ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वो भी कमेंट कर सकते हैं कौन सा आप लोग को वीडियो चाहिए। एंड आज आप लोग लाइव मिलेंगे फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स का लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड और भी सब्जेक्ट आप लोग करना है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट आप लोग करवा दिया ऑलरेडी। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।